Hello everyone, my name is Praveen Nichal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy। और ये हमारा NTSC का सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम लोग देखेंगे the next very important topic that is called as the working of institution। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, the working of institutions। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है ना। तो इसमें बेसिकली जब भी कभी इंस्टीट्यूशन की बात आए तो आपको तीन इंस्टीट्यूशन के बारे में याद रखना है। दैट इज जेल। ओके, सो JEL जेल, J फॉर जुडिशरी, E फॉर एग्जीक्यूटिव एंड L फॉर लेजिस्लेचर, है ना। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, J फॉर जुडिशरी, E फॉर एग्जीक्यूटिव एंड L फॉर लेजिस्लेचर। तो इन्हीं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में समझेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ में एक केस स्टडी शेयर करना चाहता हूं जिसमें हम इन तीनों इंस्टीट्यूशन के बारे में समझेंगे कि ये कैसे फंक्शन करती है। लेकिन इस केस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का आखिर मेन फंक्शन क्या होता है। तो जो लेजिस्लेचर होती है ना, वो लेजिस्लेट करती है, मतलब कि कानून बनाती है हमारे देश में, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, ठीक है। और इस रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने के बाद में जो इम्प्लीमेंट करता है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, है ना। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या रहता है कि लेजिस्लेचर के बनाए हुए नियम और कानून को पूरे देश में इम्प्लीमेंट कराना, है ना। तो जो कलेक्टर होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। उसके बाद में मान लीजिए कि विवाद की स्थिति में अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया, है ना, लड़ाई झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, तो फिर उस कंडीशन में जो चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, समाधान निकालने के लिए फिर हम कहा जाते हैं जुडिशरी के पास में, ठीक है। सो आई होप एक बेसिक फंक्शन आपको समझ में आया होगा कि लेजिस्लेचर का क्या काम रहता है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या रहता है और जुडिशरी का काम क्या रहता है ना। तो चलिए अब समझते हैं एक केस स्टडी के माध्यम से तीनों का रोल। ओके, तो इस केस स्टडी का नाम है मंडल कमीशन केस स्टडी। क्या नाम है इसका केस स्टडी का नाम? मंडल कमीशन केस स्टडी। मंडल कमीशन, है ना, केस स्टडी अपन देखते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था, देखिए गवर्नमेंट ने, जो भारतीय गवर्नमेंट ने, ठीक है, 1979 को, ठीक है, एक कमीशन गठन किया अंडर द लीडरशिप ऑफ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे कहते हैं मंडल कमीशन, है ना। तो मंडल कमीशन का गठन हुआ। मंडल कमीशन, और इसके लीडर कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इन्हें बीपी मंडल भी कहा जाता है। बीपी मंडल के लीडरशिप में यह कमीशन का गठन हुआ, ठीक है। और इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि इन्हें पूरा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ओबीसी कम्युनिटी है, उनके बारे में स्टडी करके अपना रिकमेंडेशन देना था कि उनके स्टेटस में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो ये किनके बारे में स्टडी करने के लिए इनका गठन किया गया था? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, कि इनका अपलिफ्टमेंट कैसे किया जा सके, है ना। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया? बीपी मंडल ने रिकमेंडेशन किया, और इन्होंने अपना जब रिपोर्ट सबमिट किया तो इन्होंने बोला कि ओबीसी को, बहुत सारे उसमें पॉइंट थे, लेकिन जो सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट था ना, जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट था, वो था कि ओबीसी को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन मिले। इन्होंने रिकमेंडेशन किया, मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया कि ओबीसी को कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलना चाहिए? 27%। कितना परसेंट रिजर्वेशन? 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो इस टाइप का जो प्रपोजल था मंडल कमीशन ने दिया, जिसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन है, डिबेट हुआ इन पार्लियामेंट, है ना। लगभग 10 सालों तक पूरा डिबेट एंड डिस्कशन होता रहा। फिर एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था वीपी सिंह। क्या नाम था? वीपी सिंह, ठीक है। देखिए, वीपी सिंह से पहले बहुत से लीडर, बहुत से पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इस मुद्दे पर डिस्कशन करती थी, डिबेट करती थी, लेकिन एक कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पाती थी। लेकिन वीपी सिंह ने चुनाव लड़ने से पहले ये प्रॉमिस किया था कि अगर
आप मुझे वोट देते हैं, अगर आप मुझे प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको ये 27% रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो उस प्रॉमिस के बेसिस पर उन्हें वोट भी मिला और वीपी सिंह बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो कहाँ आते हैं हम लोग, 1989 में आते हैं डायरेक्टली। 1989 वीपी सिंह, फुल फॉर्म क्या है भैया वीपी सिंह का, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीपी सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कौन से पार्टी थे, कौन से पार्टी से थे, जनता दल, है ना, याद रखिएगा। कांग्रेस की सरकार नहीं थी ना, किसकी सरकार थी, जनता दल की सरकार थी 1989 में, ठीक है। और इन्होंने जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक, तो जो सबसे पहला डिसीजन लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि हम ओबीसी को क्या देंगे, 27% रिजर्वेशन देंगे। और फॉर्मल तरीके से 1990 में 1990 में 1990 में वहां की जो कैबिनेट होती है वो भी अपना अप्रूवल दे देती है। कैबिनेट हैज आल्सो गिवन इट्स अप्रूवल, है ना। और कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल बॉडी होती है पूरे गवर्नमेंट की, और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो कैबिनेट ही सभी डिसीजन लेती है और उस कैबिनेट के मुखिया का नाम क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। कौन थे प्राइम मिनिस्टर, वीपी सिंह, ठीक। तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, और जैसे ही कैबिनेट ने अप्रूवल दिया फिर ये पूरा डिसीजन कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास जाता है। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है ना, और इसको कौन मैनेज करता है, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो देखिए ये जो नियम बनाने का जो अधिकार था वो था लेजिस्लेचर के पास में, जो कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट कहलाते हैं, लेजिस्लेचर, ठीक है। अब लेजिस्लेचर ने जैसे ही नियम बना दिया, अब वो कहा जाएगा, एग्जीक्यूटिव के पास में, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के जो ऑफिसर्स हैं वो कहाँ थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के पास में पहुंच गया। अब एग्जीक्यूटिव जो है एक ऑर्डर रिलीज करेंगे और उसे इस तरीके से डिजाइन करेंगे जैसा कैबिनेट ने उनसे कहा है। और जैसे ही यहाँ से ऑर्डर पास होगा वो सभी जगह क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगस्त 1990 में ये जो 27% रिजर्वेशन है वो पूरे देश में क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है। आफ्टर द ऑर्डर हैज बीन आल्सो रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब समझिए कि जैसे ही ये पूरा नियम पूरे देश में लागू होता है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। बहुत से लोग 27% रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं और बहुत से लोग इसे अपोज भी करते हैं। जो लोग इन्हें अपोज करते हैं उन्होंने कई सारे जो है ना केसेस फाइल कर दिए सुप्रीम कोर्ट में, जिसे फेमसली कहा जाता है, बहुत ही पॉपुलर है ये केस, जिसे कहा जाता है इंदिरा सोहने एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, है ना। क्या कहते हैं, इंदिरा सोहने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक। तो ये अब कहां पहुंच गया, ये अब पहुंच गया कोर्ट में। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या था, लेजिस्लेचर था, यहां पर क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट कर दिया, कंट्रोवर्सी हुई, और कंट्रोवर्सी होने के बाद में केस कहां पर पहुंच गया, जुडिशरी में पहुंच गया, ठीक है। अब जुडिशरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है ना, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे एपेक्स बॉडी है पूरे जुडिशरी सिस्टम का। तो सुप्रीम कोर्ट सुनती है पूरे मैटर को 2 सालों तक, और 2 सालों तक सुनने के बाद में इन 1992 है ना, इन 1992 सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देती है कि जो भी डिसीजन वीपी सिंह या फिर जनता दल गवर्नमेंट ने लिया था, है ना, वो अंडर द लॉ है, सही है। लेकिन उन्होंने एक अपडेट किया, उन्होंने एक इम्प्रूवमेंट किया, वो ये था कि इनको रिजर्वेशन तो मिलेगा, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा 27%, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो रिच नहीं है, जो कि पुअर है, ठीक है, जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, रिच कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे ओबीसी में 2 लेयर होता है, एक अबव क्रीमी लेयर होता है और एक बिलो क्रीमी लेयर होता है। तो क्रीम मतलब क्या हो गया, रिच, है ना। तो अबव क्रीमी लेयर मतलब कि जो अमीर लोग हैं, और बिलो क्रीमी लेयर जो कि गरीब या फिर एवरेज लोग हैं, है ना। तो गरीबों को रिजर्वेशन मिलेगा और अमीरों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा।
ऐसा वर्डिक्ट किन्होंने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया, है ना। कब दिया? 1992 में। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, फिर से ये जो रूल है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है पूरे देश में। 1993 में वंस अगेन दिस रूल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, है ना, इम्प्लीमेंटेड। और ये अभी तक यही हालात है इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो। 2020 में भी यही सिस्टम है, ओके, दैट इज फॉलोड थ्रू आउट द इंडिया, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूटिव ने उसे इम्प्लीमेंट किया पूरे देश में, फिर कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, कैसे लोगों ने कंप्लेन किया जुडिशरी में, कैसे जुडिशरी ने पूरा कॉन्फ्लिक्ट को, कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व किया, कैसे समाधान निकाला, कैसे जस्टिस दिया, और उसके बाद में फिर से कैसे वो इम्प्लीमेंट हुआ, है ना। सो आई होप दिस केस स्टडी हैज बीन वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इस पूरे बैकग्राउंड को समझने के बाद में अब जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को हम लोग डिटेल में समझते हैं, तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हम लोग लेंगे ना टॉपिक, वो है लेजिस्लेचर का। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम बोर्ड रब करेंगे, ओके। सो लेट्स रब द बोर्ड। और कॉपी में हेडिंग डालिएगा लेजिस्लेचर। ओके, लेजिस्लेचर हेडिंग डालिएगा कॉपी में। देखिए, 3 हमें पढ़ना है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ओके। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट लेजिस्लेचर। तो यहां हमने इसे हेडिंग दे दिया लेजिस्लेचर, फाइन। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है कि कानून बनाना, है ना, लॉ पास करना, लॉ के ऊपर डिस्कस करना, डिबेट करना, जो लॉ की जरूरत नहीं है उसे हटा देना, अगर किसी लॉ में कुछ अपडेशन करना है तो वो अमेंडमेंट करना, है ना, चेंजेस करना। मीन्स दे कैन मेक द लॉ, दे कैन डिलीट द लॉ, दे कैन चेंज द लॉ, दे कैन अमेंड द लॉ, है ना, दे कैन डू डिबेट एंड डिस्कशन ऑन द इश्यूज एंड ऑन द लॉ। दैट इज द ड्यूटी ऑफ एंड द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब देखते हैं कि जो अपेक्स फोरम होता है ना, जहां पर ये पूरा डिस्कशन होता है, डिबेट होता है और जहां पर लॉ बनता है, उसे कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं उसे? पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पर सबसे अपेक्स बॉडी होती है, जहां पर ये पूरा डिबेट एंड डिस्कशन होता है, इसे कहते हैं पार्लियामेंट, है ना। सो पार्लियामेंट इज अवर नेशनल असेंबली, ओके, नेशनल असेंबली है ये पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट होता है ना, वैसे ही स्टेट लेवल पर स्टेट असेंबलीज होते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में भी 2 हाउस होते हैं, ठीक, इसमें बताऊंगा आपको। एक है लोकसभा और एक है, बताइए, राज्यसभा, ठीक। लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। तो लोकसभा एंड राज्यसभा 2 हाउस हैं, और ये दोनों हाउस पार्लियामेंट को बिलोंग करते हैं। अगर आप स्टेट के लेवल पे बात करोगे तो ये लोकसभा क्या हो जाएगा? विधानसभा, और राज्यसभा क्या हो जाएगा? विधान परिषद, है ना। स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो पार्लियामेंट मैंने आपको बता दिया। अब पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये सभी किसको बिलोंग करते हैं? ये सभी बिलोंग करते हैं किसको, बताइए? ये पूरी जो बॉडी है, ठीक है, ये पूरी बॉडी किसको बिलोंग करती है? बताइए, किसको बिलोंग करेगी? बिल्कुल, आपने सही सोचा, किसको बिलोंग करेगी? प्रेसिडेंट को। किसको बिलोंग करेगी? प्रेसिडेंट को, है ना। तो प्रेसिडेंट हालांकि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, लेकिन पार्लियामेंट का हिस्सा जरूर होते हैं, है ना। तो प्रेसिडेंट की ही पूरी सरकार होती है, सभी चीजें प्रेसिडेंट के नाम से ही रिलीज होता है ना, तो ये याद रखिएगा। और इस पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर, है ना। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, उसके पास में लोकसभा का सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है ना। राज्यसभा का होना हो चलेगा, बट लोकसभा का सपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक। सो दिस इज आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और उसके बाद में देखेंगे, मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूं
किसका? लोकसभा का मैं पूरा फीचर बताऊंगा, राज्यसभा का मैं पूरा फीचर बताऊंगा, प्रेसिडेंट का मैं पूरा फीचर बताऊंगा, और जो पार्लियामेंट का हेड होता है ना, कौन होता है बताओ? प्राइम मिनिस्टर, उसका भी मैं आपको फीचर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन वी विल स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे, है ना, एक एक करके देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कहा जाता है लोअर हाउस। क्या कहा जाता है? लोअर हाउस, है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अपर हाउस। क्या कहेंगे इसे? अपर हाउस, है ना। ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है। इसे लोअर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग चुन के आते हैं वो एक कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, उनके पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो अपर हाउस में चुन के जाते हैं वो एक स्पेशल फील्ड से रिलेटेड लोग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्पोर्ट्स में हमें बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है, इसलिए हमने सचिन तेंदुलकर को एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा अपॉइंट किया और वहां पर भेजा है ना। और तो वैसे यहाँ पर जो लोग होते हैं वो एक इमिनेंट पर्सनालिटीज होते हैं, है ना, ताकि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन सके बिटवीन द कॉमन एंड एक्सपर्ट पर्सन। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लोअर हाउस, और इसीलिए इसे कहते हैं अपर हाउस। फाइन। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो लोग चुन के आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुन के आते हैं, है ना। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब आप जाओगे और वोट करोगे लोग, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। लोग यहाँ पर डायरेक्ट वोट नहीं करते, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिएगा, ये जो है ना वो है मोर पावरफुल। जो लोकसभा है वो है मोर पावरफुल, क्योंकि भाई हम लोग देखिए डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उनके पास में ज्यादा पावर होगा, है ना। मोर पावरफुल, और ये क्या है? लेस पावरफुल। ठीक, लेस पावरफुल, है ना। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है इसके ज्यादा पावरफुल होने का, कि जो मनी रिलेटेड बिल होता है ना उसे लोकसभा अकेले पास कर सकती है, और राज्यसभा मनी रिलेटेड बिल को ब्लॉक नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, बिल मतलब क्या होता है? जो लॉ बनने से पहले जो ड्राफ्ट पेश होता है ना उसे क्या कहते हैं? बिल कहते हैं, है ना। तो मनी रिलेटेड बिल लोकसभा अकेले पास कर सकती है, राज्यसभा उसे ब्लॉक नहीं कर सकती। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या हो गया? कंट्रोवर्सी हो गया कि कौन किसे अपोज कर रहा है, मतलब ये कुछ डेडलॉक जैसे सिचुएशन आ गया, तो प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा का एक ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। ठीक है, और उसमें उसमें जो है जब ज्वाइंट सेशन होगा और ज्वाइंट तरीके से जब मोशन पास होगा तो हमेशा लोकसभा जीतेगी, राज्यसभा नहीं जीतेगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट होता है ना वो होता है 552। कितना होता है मैक्सिमम सीट? 552। और राज्यसभा में कितना होता है? 250। याद रखिएगा, है ना। तो चूंकि इनका जो संख्या है वो दुगने से भी ज्यादा है, इसलिए जब ज्वाइंट सेशन होगा तो हमेशा कौन जीतेगा? ज्वाइंट सेशन होगा तो लोकसभा जीतेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि इनके पास में नंबर ज्यादा है, तो इसीलिए हमेशा ज्यादा पावरफुल होते हैं, और राज्यसभा क्या है? कम पावरफुल है। ठीक है, तो आई होप ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद ड्यूरेशन देखते हैं। तो इनके जो मेंबर है ना वो 5 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, 5 इयर्स, है ना। यहाँ पर कितने सालों के लिए इलेक्ट होंगे? 6 इयर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और यहाँ पर जो 1/3 मेंबर होते हैं ना वो हमेशा रिटायर हो जाते हैं। ठीक, 1/3 मेंबर्स विल रिटायर आफ्टर एवरी 2 इयर्स, आफ्टर एवरी 2 इयर्स। ठीक है, मतलब ऐसा है कि मान लो अगर आप 2020 में चुनाव जीतते हो राज्यसभा का और मेंबर बनते हो, तो आपका जो रिटायरमेंट होगा वो 6 साल बाद होगा। 2026 में आपका जो ड्यूरेशन होगा वो 6 साल का होगा। लेकिन जो आपसे पहले चुने हुए होंगे, है ना, वो हर 2-2 साल में 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर होते जाएंगे और नए मेंबर्स रिक्रूट होते जाएंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट होते जाएंगे। फाइन, तो आपका टोटल टाइम तो 6 साल रहेगा, लेकिन जो टोटल मेंबर्स हैं उनमें से 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते जाएंगे। फाइन, सो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा, है ना। हमारे कुछ दोस्तों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें।
देखिए जैसे मान लीजिए कि 2011, 2013 है ना, 2015, ठीक है। तो 11, 11, 12, 13, 14, 15 है ना। और तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए 2010, 12, देखिए 11, 13, 15 और 2017 मान लो, ठीक है। तो अगर मान लो 2011 में आप अपॉइंट हुए हो, है ना, तो आपका जो रिटायरमेंट होगा वो कब होगा? 2017 में यू विल गेट रिटायरमेंट, फाइन। लेकिन हर साल जो है ना, हर साल जो है वो 33% तो क्या होते जाएंगे? रिटायरमेंट होते जाएंगे। 33%, 33% है ना, 33%, ठीक है। तो नए 33% मेंबर्स क्या होते जाएंगे? रिक्रूट होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि टोटल ड्यूरेशन कितना होता है? 6 साल का रहता है, लेकिन हर 2-2 साल में 33% लोग क्या करते जाते हैं? रिटायर होते जाते हैं, और नए 33% लोगों की भर्ती होती है। दे आर ऑल्सो गेटिंग इलेक्टेड, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको समझाता हूं यहां पर से कि ये तो मैंने बता दिया 5 इयर्स एंड 6 इयर्स, ठीक है। उसके बाद में जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट टाइम पे है, ये 552 तो है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास में कितने सीट्स हैं? 545 सीट्स हैं, और यहाँ पर कितने सीट्स हैं? 245 सीट्स हैं, है ना। तो ये मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, है ना। मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारे पास में इतने सीट्स हैं प्रेजेंट, ओके। इसमें से जो 2 सीट होता है, ठीक है, इसमें से जो 2 सीट होता है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो इसमें से अगर देखेंगे तो 543 जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए जाती है, और 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, फाइन। एंग्लो इंडियन, जो ब्रिटिश ओरिजिन लोग होते हैं ना, उसे कहते हैं एंग्लो इंडियन। और इसमें से जो 233 जो है ना वो इलेक्शन के लिए जाती है, और 12 लोगों का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट कर सकते हैं ना, दे कैन बी नॉमिनेशन। कौन करता है भैया? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। सो ये नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं। सो आई होप ये आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। इसे कहते हैं लोअर हाउस, इसे कहते हैं अपर हाउस। ये है डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होता है, यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन माध्यम से होता है। ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, क्यों है मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर 5 इयर्स टोटल ड्यूरेशन होता है एक मेंबर का, और यहाँ पर 6 ईयर होता है। यहाँ 545 है और यहाँ 245 है। एक जो डिफरेंस है और आप लिखिएगा, जो 5 साल है ना, ये सर्टेन होता है कि अनसर्टेन होता है? याद रखिएगा, ये होता है अनसर्टेन। अनसर्टेन क्यों होता है अनसर्टेन? क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी खो जाती है तो वो गवर्नमेंट गिर जाती है। अगर गवर्नमेंट गिर गई तो आपका तो 5 साल कंप्लीट नहीं हो पाया ना, 5 साल से पहले ही आपका जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही गिर गई तो आप कहां से मेंबर रह पाओगे, ठीक है। तो कई बार मेजोरिटी ना होने की वजह से 5 साल भी कंप्लीट नहीं हो पाता, और 5 साल से पहले ही आपका ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 6 साल है वो 6 साल ही रहेगा, है ना। जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक आप 6 साल मतलब उसे कंप्लीट होना ही है, ठीक। तो ये जो है ना वो सर्टेन होता है कि यहाँ पर जो 6 साल को नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सर्टेन। यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट सर्टेन एंड दिस इज अनसर्टेन। तो इस तरीके से आपने लोकसभा और राज्यसभा के बीच में बहुत अच्छे से जो डिफरेंस है उसे समझ लिया, है ना। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा प्रेसिडेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स होते हैं, है ना, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए मुझे ये जो डायग्राम है उसे हमें मिटा देते हैं। अब प्रेसिडेंट के बारे में बताता हूं आपको, फिर उसके बाद में बताऊंगा आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के बारे में चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे देश का जो पहला नागरिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट एक ना, प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं? हेड ऑफ द स्टेट। क्या कहते हैं? हेड ऑफ द स्टेट, है ना। ये हमारे देश के हेड होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होंगे। ये हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया।
और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके पास ये ना नॉमिनल हेड होते हैं, मतलब नाम के हेड होते हैं, ठीक है, नॉमिनल हेड। इनके पास में पावर तो है, बट वो पावर जब यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको कोई एडवाइस करता है तभी वो कोई डिसीजन ले सकते हैं, अपने से कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है प्रेसिडेंट, इसलिए उन्हें नॉमिनल हेड कहा जाता है। उसके बाद में इनके पास में कई सारे पावर होते हैं, है ना, और उन पावर का एक्सरसाइज प्रेसिडेंट अकेले नहीं कर सकता, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको रिकमेंड करेंगे ना तब वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी बिल है वो लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उस पे सिग्नेचर करते हैं, है ना। सो बिल बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर सिग्नेचर फ्रॉम द प्रेसिडेंट। उसके बाद में क्या होता है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो रही हो, एग्रीमेंट हो रही हो, तो किनके नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे होता है ना। कोई भी पॉलिसी बन रही हो तो किनके नाम से इशू होता है, प्रेसिडेंट के नाम से इशू होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे डिफेंस के सबसे चीफ होते हैं ना। सो चीफ ऑफ डिफेंस, फाइन, चीफ ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो जो डिफेंस पूरा सिस्टम है हमारा, उसके चीफ कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। और उसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास में इमरजेंसी का अधिकार होता है, ठीक है। इमरजेंसी मतलब मान लीजिए कि किसी फॉरेन कंट्री ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो प्रेसिडेंट चाहे तो इमरजेंसी लगा सकता है, मतलब प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल रूल लग गया मतलब कि इमरजेंसी लग गया, चाहे वो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, चाहे फॉरेन अटैक हो भारत पे, अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर वाला सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो प्रेसिडेंट क्या लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं और पूरी आर्मी उसको कंट्रोल कर लेती है ना। तो ये याद रखिएगा, इमरजेंसी का पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है। और प्रेसिडेंट चाहे तो किसी के मौत की सजा को, डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कन्वर्ट कर सकती है, मतलब जो सजा है ना उसको कम करने का ताकत भी प्रेसिडेंट के पास में होता है। ओके, सो प्रेसिडेंट आल्सो हैज द पावर टू रिड्यूस द पनिशमेंट लाइक डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि मौत की सजा को उम्र कैद में कन्वर्ट करने का भी ताकत किसके पास में होता है, प्रेसिडेंट के पास में होता है। तो इतनी सारी चीजें हमने देखा, है ना। अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है हमारे देश के, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। उनसे पहले कौन थे, तो उनसे पहले थे हमारे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का भी हालत बहुत ही नाजुक है ना, वो हॉस्पिटल में है और उनकी कंडीशन बहुत ही स्टेबल बनी हुई है अभी फिलहाल। तो वी ऑल शुड डू प्रेयर फॉर हिज गुड हेल्थ, है ना। और जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी, और हमारे देश की पहली महिला प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल जी, है ना। तो ये याद रखिएगा अबाउट द प्रेसिडेंट। फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, है ना। तो चलिए इसे हम लोग रब करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखते हैं कि क्या उनके पास में ताकत है ना। सो वी आर भाई देखिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, एक पावरफुल नोट्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो जो पार्लियामेंट में जो सबसे बड़े लीडर होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना। सो प्राइम मिनिस्टर को देख लेते हैं अभी क्या क्या इनके पास में। बेसिकली जो सही में जो पावर होता है, एक्चुअल प्रैक्टिकल टर्म्स में जो पावर होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। इसलिए कई बार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है ना। तो इनके बारे में कुछ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। क्या है भाई, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये सरकार के सबसे पावरफुल मिनिस्टर होते हैं, जिसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। दूसरा ये है कि ये जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं ना, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं और उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ही कैन ऑल्सो असाइन देम वर्क, है ना। और ही कैन ऑल्सो डिसमिस मिनिस्टर, अगर कोई मिनिस्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है
तो उसे डिसमिस करने का भी अधिकार किसके पास में होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास में होता है। ठीक है, एक मैं भूल गया प्रेसिडेंट का जो बताना आपको, प्रेसिडेंट के पास में अपॉइंटमेंट का भी ताकत होता है। ठीक है, मींस ही कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, ही कैन अपॉइंट minister, he can appoint chief justice of India, okay, he can appoint election commissioner of India। तो बहुत से बड़े बड़े पावरफुल पोस्ट होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट जब सेलेक्ट हो जाते हैं कि ये जो है प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। सो प्रेसिडेंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, एक केस और है कि मान लीजिए कि कोई पार्टी चुनाव के बाद में मेजोरिटी किसी को नहीं मिलता है ना, उस केस में प्राइम जो प्रेसिडेंट है वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा, है ना। मान लो कि कोई नहीं जानता कि कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा क्योंकि किसी के पास मेजोरिटी है ही नहीं। तो उस केस में जब कंफ्यूजन वाले हालात हों तो प्रेसिडेंट अपने ओपिनियन से, अपने बुद्धि से, है ना, एक मेंबर को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकता है जो कि सबसे स्ट्रांग हो। लेकिन उस नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर को 6 महीने के अंदर, है ना, मेजोरिटी हासिल करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। ठीक है, अगर वो 6 महीने के अंदर हासिल नहीं कर पाता है तो फिर वो सरकार गिर जाएगी। अगर 6 महीने के अंदर वो मेजोरिटी हासिल कर लेते हैं तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी बने रहेंगे और गवर्नमेंट भी चलता रहेगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब उसके बाद फिर से चलते हैं प्राइम मिनिस्टर की ओर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, मान लीजिए कि किसी मिनिस्टर्स या फिर मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के बीच में कुछ कंफ्यूजन हो गया, है ना, तो फाइनल डिसीजन किसका मान्य होगा? प्राइम मिनिस्टर का मान्य होगा। ठीक है, सो फाइनल डिसीजन हु विल टेक? प्राइम मिनिस्टर विल टेक। फाइन, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर विल टेक, है ना। उसके बाद में जो कैबिनेट मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल बॉडी होती है जिसमें जो सबसे टॉप के मिनिस्ट्रीज उसमें मेंबर होते हैं और वही सारे डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। तो कैबिनेट को कौन चेयर करते हैं? हु इज द मेन लीडर ऑफ कैबिनेट? प्राइम मिनिस्टर। फाइन, सो कैबिनेट के मुखिया कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फाइन, तो आप बोल सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सच में पावरफुल अथॉरिटी है भारत में, और यही सभी चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, मैनेज करते हैं, है ना। और पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाने का जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो प्राइम मिनिस्टर के कंधों पे ही रहता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज प्रेसिडेंट एज वेल एज लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा एज वेल एज द इंटायर पार्लियामेंट। फाइन, तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी जो प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, है ना। और भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव फॉलोअर्स। और जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, फीमेल प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी जी, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब 1971 का इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसमें उनका जो रोल था वो बहुत ही स्ट्रांग था, इसलिए उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। ठीक है, और कहना चाहिए कि जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी जब होंगे ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 2014 में इलेक्ट हुए थे, जो 2014 का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, उसमें इलेक्ट हुए थे, और 2019 के चुनाव में भी वो री इलेक्ट हुए हैं, तो 2024 तक तो वो बने रहेंगे। तो अगर वो कंटिन्यू करते हैं ना तो जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे आफ्टर कांग्रेस पार्टी, मतलब नॉन कांग्रेस पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जो इतने लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप ये लेजिस्लेचर वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? एग्जीक्यूटिव, है ना। कोई भी इसमें डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइन, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द लेजिस्लेचर पार्ट। So let's start the legislature is completed. Now we'll start the executive part. Okay. So let's rub this section first. तो चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। नोट्स बनाते चलना है और चीजों को समझते जाना है।
क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो यहीं से जनरेट होता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका बहुत तगड़ा है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब हम समझते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर देखेंगे मैं हम लोग एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का रोल क्या रहता है? तो एग्जीक्यूटिव का रोल रहता है लॉ को इंप्लीमेंट करने का। जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है उस लॉ को पूरे देश में इंप्लीमेंट कराने का जो रोल रहता है वो किसका रोल रहता है, किसकी ड्यूटी रहती है? एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी रहती है। फाइन। अब हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव है ना वो दो प्रकार के हैं। फाइन। सो हियर वी हैव टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। The one we have is known as the permanent executive, and the second one is known as temporary or the political executive, है ना। temporary or the political executive, temporary or the political executive, है ना। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं भाई? आपने नाम सुना होगा, सिविल सर्विसेज, है ना। सिविल सर्वेंट्स का नाम सुना होगा आपने। सिविल सर्वेंट्स जो आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, कलेक्टर बाबू, तो इन्हें क्या कहते हैं? सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो ये जो है ना परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्यों? क्योंकि ये एक बार अपॉइंट होने के बाद में टिल द एज ऑफ देयर रिटायरमेंट दे विल वर्क इन द गवर्नमेंट, है ना। वो एक बार अपॉइंट होने के बाद में उनका जो सर्विस रहता है वो पूरे रिटायरमेंट तक बना रहता है। लेकिन जो पॉलिटिकल होते हैं उनमें कौन आते हैं? मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स। और इन्हें टेम्पररी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो पीरियड रहता है ना वो 5 साल तक रहता है। अब 5 साल के बाद में अगर वो फिर से चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो एक्सटेंड हो जाता है 5 सालों के लिए। अगर वो चुनाव हार गए तो फिर उनका पीरियड वहीं पर ओवर हो जाता है ना। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? परमानेंट कहलाते हैं, और ये क्या कहलाएंगे? टेम्पररी कहलाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये कैसे आते हैं? तो ये आते हैं एग्जाम फाइट करके, ठीक है। ये आते हैं एग्जाम फाइट करके, और ये आते हैं इलेक्शन फाइट करके। फाइन। ये आते हैं इलेक्शन फाइट करके, है ना। देखिए, चूंकि ये एग्जाम फाइट करते हैं इसलिए ये एग्जाम में पूरा अपियर होके उसे क्लियर करके फिर आते हैं रिक्रूट होकर। यहाँ पर इलेक्शन में लोग इनके लिए वोटिंग करते हैं। तो चूंकि लोग इनके लिए वोटिंग करते हैं और हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं जहां पर लोगों का चॉइस, लोगों का डिसीजन सुप्रीम होता है, इसीलिए ऑब्वियसली ये जो है ना ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओके, तो दे आर मोर पावरफुल, है ना। दे आर मोर पावरफुल एंड दे आर एज कंपेरेटिवली लेस पावरफुल, ठीक है, लेस पावरफुल। लेकिन अगर आप नॉलेज की बात करेंगे तो नॉर्मली, है ना, नॉर्मली मैं बता रहा हूं जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बट नॉर्मली दे आर मोर एजुकेटेड, दे आर मोर प्रोफेशनल, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है दे आर नॉर्मली, ऐसा होता है कि दे आर लेस प्रोफेशनल, आप बोल सकते हो, एज कम्पेयर टू, इनके पास एक्सपर्टाइज ज्यादा होता है। दे आर मोर एक्सपर्ट एंड दे आर मोर जनरल इन नेचर। तो ये आप लिख सकते हैं, दे आर मोर एक्सपर्ट एंड दे आर मोर जनरल। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस एग्जीक्यूटिव वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो मिनिस्टर हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, कि दोनों होते हैं कि दोनों ही नहीं होते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार के होते हैं? परमानेंट, पॉलिटिकल, और बोथ, और नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पार्ट। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैं बताना चाहता था पिछले वाले सेक्शन में, बट यही मैं बता देता हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो इसे हम लोग रब करते हैं, फिर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? जुडिशरी। फाइन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना उसको पूरा हैंडल कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली ये पहले वाले टॉपिक का हिस्सा था, है ना। तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि ये एक ग्रुप होता है पूरे मिनिस्टर्स का,
ठीक है। और इनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी ये होता है कि ये चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, फाइन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। और इनके जो लीडर होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं बेसिकली, है ना। और इसमें जो है ना 3 लेवल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। बेसिकली इसमें ना 60 to 80, ओके, 60 to 80 मिनिस्टर्स हो सकते हैं टोटल। अगर टोटल की बात करेंगे तो 60 to 80 नंबर हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ऐसा कहा जाता है कि जो टोटल नंबर होता है ना उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 545 टोटल सीट है ना लोकसभा में, तो उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि नॉर्मली देखा गया है कि 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, फाइन। अब इसमें टोटल 3 कैटेगरी होता है, देयर आर टोटल 3 कैटेगरीज, देयर आर टोटल 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज the topmost category is known as cabinet, है ना। ये होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द टॉपमोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक। उसके बाद जो दूसरा होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं हम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस, इंडिपेंडेंट चार्जेस, है ना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। और तीसरा जो है ना उसे क्या कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्या कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये तीनों को मिला के टोटल 60 to 80 मेंबर्स होने चाहिए, है ना। अभी कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही जो है पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन यहीं से फॉलो होता है ना, यहीं से इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। अब इसमें वो मिनिस्टर होते हैं जिनके पास में छोटी स्मॉल मिनिस्ट्री होती है, और इनको कैबिनेट की मीटिंग में तभी बुलाया जाता है जब इनकी जरूरत होती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो बेसिकली ना इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, ओके। सो दिस इज द हायरार्की ऑफ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। अगर पूछ लिया जाए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी कौन है, तो आपको याद रखना है कैबिनेट सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल बॉडी है। और कैबिनेट को कौन चेयर करते हैं, तो प्रेसिडेंट चेयर करते हैं, है ना। अब इनको असिस्ट करने के लिए कई सारे सेक्रेटरी भी होते हैं, है ना। सेक्रेटरी कौन है, ब्यूरोक्रेट्स, जो अभी मैंने बता रहा था आपका एग्जीक्यूटिव, है ना, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, तो ये इनको असिस्ट करते हैं, जिन्हें कहते हैं सेक्रेटरी। और जो भारत का सबसे टॉप मोस्ट पावरफुल सिविल सर्वेंट होता है उसे कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। जैसे अगर मिनिस्टर की बात करें तो सबसे पावरफुल कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही अगर एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो जो सबसे पावरफुल सिविल सर्वेंट होगा उसे कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं ना। तो याद रखिएगा कैबिनेट सेक्रेटरी इज द मोस्ट पावरफुल सिविल सर्वेंट इन इंडिया, फाइन। और इस तरीके से ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम लोग समझते हैं जुडिशरी को बहुत अच्छे से। सो लेट्स रब दिस पर्टिकुलर वन एंड देन विल डिस्कस अबाउट द जुडिशरी। जुडिशरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारे देश में जुडिशरी कई लेवल पे होता है ना। और जो सबसे ऊंची सुप्रीम लेवल पे होता है उसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो चलिए समझते हैं जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी तो हमारे देश में जो जुडिशरी है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वो कई लेवल पे है ना। सिस्टम ऑफ कोर्ट्स होता है, तो सबसे टॉप मोस्ट लेवल होता है जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना। उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, और उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके नीचे और कुछ लोकल कोर्ट्स होते हैं, है ना। जैसे सब मजिस्ट्रियल कोर्ट जो एसडीएम का कोर्ट होता है, तहसीलदार का कोर्ट होता है, वो सभी होते हैं, बट उसमें अपन नहीं जाएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना है हमारे देश में, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है जो कि दिल्ली, न्यू दिल्ली में है ना। और उसके बाद जो हाई कोर्ट है ना हमारे देश में पहले 24 था, लेकिन अभी हो गया है 25 हाई कोर्ट है हमारे देश में। जो अभी लेटेस्ट हाई कोर्ट बना है वो है अमरावती हाई कोर्ट, क्योंकि आपको पता है 2014 में जब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ था बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तो
जो हाई कोर्ट था वो भी नया बनना था फॉर बोथ द स्टेट्स, है ना। तो तेलंगाना का जो कैपिटल था हैदराबाद, तो वहां हैदराबाद हाई कोर्ट हो गया। और जो आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल बना अमरावती, तो वहां पर नया हाई कोर्ट बना जो कि 25वां हाई कोर्ट है ना, हमारे देश का लेटेस्ट हाई कोर्ट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द लेटेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है अमरावती हाई कोर्ट कौन से स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में है ना। समझ में आई थिंक बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे इसे। आफ्टर दैट वी हैव द डिस्ट्रिक्ट कोड। अब डिस्ट्रिक्ट कोड जो है उसके एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली 600 आप बोल सकते हैं ना। तो अप्रोक्सीमेटली 600 डिस्ट्रिक्ट कोड भी है, क्योंकि हमारे पास जिला 600 है लगभग, है ना, 630। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि 600 हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट कोड भी है। आफ्टर दैट इस पूरे सिस्टम को अगर आप मिला दोगे ना, दिस कंप्लीट सिस्टम इफ यू विल इंक्लूड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्रॉक्स 600 आप लिख सकते हैं ना। इस पूरे सिस्टम को अगर मिला दोगे तो इसे कहते हैं जुडिशरी। क्या कहेंगे इसे? जुडिशरी कहेंगे, ठीक है। जुडिशरी, फाइन। देखिए मैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। जैसे अगर कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं ना। अब ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कुछ स्पेशल पावर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, दे कैन हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। क्या है? जुडिशियल रिव्यू। अभी जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये रूल ये बता रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना देती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो उस लॉ को रिजेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा है ना, इन्हें कहा जाता है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, है ना, जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सो under article 32 of Indian constitution we can directly approach to Supreme Court of India for the protection of our fundamental rights, है ना। तो इसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। आपको एक अधिकार प्राप्त है फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो आप डायरेक्टली कोर्ट पे अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद में एक और बहुत ही पावरफुल चीज है जिसे कहते हैं PIL। क्या कहते हैं? PIL, है ना। ये 1980 के आसपास में आया था PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल चीज है। मतलब पब्लिक, देखिए पब्लिक दैट इज फॉर इंटायर पीपल इंटरेस्ट, उसके हक के लिए, पब्लिक के हक के लिए लिटिगेशन। अगर लीगल फाइलिंग आप कोर्ट में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल कर सकता है, कोई ग्रुप कर सकता है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद भी PIL के ऊपर दायर कर सकती है, फाइन। तो जो PIL है ना, उसके माध्यम से, इसे हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका, है ना। कोई भी व्यक्ति चाहे तो कोर्ट में एक सिंपल लेटर देकर किसी भी मैटर के ऊपर पे डिस्कशन करवा सकती है ना, लिसनिंग करवा सकती है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, है ना। सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल PIL। जैसे मान लीजिए कि अभी स्कूल फीस का जो बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है, तो जो पहली बार स्कूल फीस के ऊपर कोई मुद्दा आया था तो वो आया था PIL को लेकर, है ना, कि पेरेंट्स ने वहां पर कंप्लेन कर दिया था कि जो स्कूल्स हैं, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स, वो अनरीजनेबल फीस हाइक कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये सभी जो मुद्दा था ना, वो PIL के बेसिस पर ही पॉसिबल हो पाया था। सो PIL इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल दैट वी इंजॉय। और जब से RTI आया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है, तब से तो ये और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है ना। कब आया था RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कब आया था बताइए? 2005 में आया था, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसमें हमने, इस चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से समझा कि भाई लेजिस्लेचर क्या होता है,
एग्जीक्यूटिव क्या होता है और जुडिशरी क्या होता है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, है ना, उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? तो लगभग 10 सालों का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट, है ना, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। फाइन। और दिस इज द कंप्लीट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। अगर कुछ और डाउट हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, समस्या हो, तो यू कैन कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। वी विल फील फ्री टू हेल्प यू। Now we'll meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.